बच्चों, आज हम लोग यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे। यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो निकट स्थित सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आँख पर बनाता है। इसी को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी और इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में, बनावट में, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस एलो लगा होता है जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जबकि दूसरे सिरे पर एक छोटी नली में अभिदृश्यक लेंस से अपेक्षाकृत कुछ बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अन्य उत्तल लेंस LE लगा होता है जिसे नेत्रिका या नेत्र लेंस कहते हैं। इसे हम आरेख के माध्यम से समझें तो आरेख में देखिए, ये हमने एक LO जिसे अभिदृश्यक लेंस कहा है, एक LE जिसे नेत्रिका कहा गया है। तो इसमें क्या काम किया गया है, LO का जो फर्स्ट फोकस है FO डैश, इसका सेकंड फोकस FO और नेत्रिका का प्रथम फोकस FE डैश, जबकि द्वितीय फोकस FE लिया गया है। इसके अभिदृश्यक के सामने एक वस्तु AB लिया गया है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। यही A डैश B डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है और इसका अंतिम रूप से प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त हो जाता है। इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है, भाषा में लिखा है, माना AB एक वस्तु है जो अभिदृश्यक के सामने प्रथम फोकस FO डैश से कुछ आगे, ये FO डैश से कुछ आगे रखा गया है जिसका वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हो जाता है। यही A डैश B डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है जिसका अंतिम रूप से प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त हो जाता है। ये वस्तु है तो इसलिए इसके लिए AB वस्तु है, इसके लिए वस्तु की दूरी को हमने UO, इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, तो प्रतिबिंब तक की दूरी को VO माना है। और यही A डैश B डैश हमने बताया आपको कि वह नेत्रिका के लिए वस्तु कार्य करती है, इसलिए इसको UE से प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें बात आती है आवर्धन क्षमता की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में मैग्नीफाइंग पावर कहा जाता है। मैग्नीफाइंग पावर। तो क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर? इसको हम M से प्रदर्शित करते हैं। M इक्वल फार्मूला बीटा बाई अल्फ़ा, M इक्वल tan बीटा बाई tan अल्फ़ा। तो अब हम लोग tan बीटा क्योंकि अल्फ़ा एंड बीटा बहुत छोटे कोण होते हैं इसलिए tan लगा लेते हैं। तो tan बीटा इक्वल tan बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसमें लंब कितना है हम इसमें बात कर लेते हैं रे डायग्राम में। तो ये आपका यहाँ बीटा बनता है, ये बीटा बनता है। तो लंब इसका A डैश B डैश, आधार कितना है इसका कुछ नाम दे दो, C डैश कह लेते हैं, इसको हम C कह लेते हैं। तो आधार हो जाएगा C डैश A डैश। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे A डैश B डैश डिवाइडेड बाई C डैश A डैश। तो इसकी वैल्यू रखो, tan बीटा इक्वल A डैश B डैश अपॉन C डैश A डैश की वैल्यू UE, तो क्योंकि सामने है इसलिए नेगेटिव कंसीडर करेंगे, माइनस UE। इसी प्रकार से हम tan अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये भी लंब बटा आधार, इसके लिए हम एक अलग से फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये अल्फ़ा मान लेते हैं और इसकी दूरी स्मॉल d, और ये आप A और B कह लीजिए, या इसको A कहेंगे, ये A ये B कहेंगे। ये आपका ये इतना है, ये आप अल्फ़ा मान लेंगे, ठीक है। ये अल्फ़ा A B और ये C, तो ये A B C।
तो इसमें से अगर हम मालूम करें तो tan अल्फ़ा इक्वल लंब इसका हो जाएगा ए बी, ये लंब हो जाएगा, और इसका आधार हो जाएगा डी, सामने रहेगी इसलिए माइनस के लेंगे। हम वैल्यू को पुट करेंगे m इक्वल tan बीटा बाई tan अल्फ़ा। तो tan बीटा की वैल्यू है a डैश b डैश डिवाइडेड बाई माइनस यू ई, tan अल्फ़ा की वैल्यू तो माइनस डी अपॉन ए बी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा a डैश b डैश अपॉन ए बी एंड डी अपॉन यू। ये फार्मूला m का बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमको a डैश b डैश एंड बाई ए बी की वैल्यू को मालूम करना होगा। ये हम फिगर से देख लेते हैं, तुरंत राइट करते हैं। a डैश b डैश एंड सी ए बी, ये दो ट्रायंगल लेंगे, सी ए डैश बी डैश, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों क्या रहेंगे, सर्वांग, दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे, सर्वांग। ये 90, ये 90, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपका बन जाता है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, इसका अनुपात दो संलग्न भुजाओं यानी उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो ये a डैश b डैश बटे ए बी, ये बराबर हो जाएगा a डैश सी डिवाइडेड बाई सी ए। तो a डैश सी की वैल्यू कितनी है, वी ओ, ये प्लस की रहे क्योंकि लेंस के पीछे है, ये लेंस के सामने इसलिए माइनस का। तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट करते हैं, m इक्वल माइनस वी ओ अपॉन यू ओ एंड डी अपॉन यू ई। ये आपका फाइनल आवर्धन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। इसमें हम इसकी दो शर्तें लेंगे। एक इसकी पहली शर्त होती है जब अंतिम प्रतिबिंब मतलब a डैश b डैश डी पर बनता। डी पे क्या होता, न्यूनतम दूरी, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी, तो डी पर बने। अगर डी पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो इसके लिए हम v इक्वल माइनस डी रखेंगे, u के प्लेस पर माइनस का यू ई रखेंगे एंड f के प्लेस पर प्लस का f ही लेंगे। और किस सूत्र का यूज करोगे, लेंस के सूत्र से। क्या होता है लेंस का सूत्र, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करें तो 1/f इक्वल एफ ई हो जाएगा, v की जगह माइनस डी एंड प्लस u की जगह माइनस u, तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा था d अपॉन यू ई, तो इसको अगर हम पूरे को d से मल्टीप्लाइड कर दें, d अपॉन एफ ई -1 एंड प्लस डी अपॉन यू ई। ये -1 इधर भेज दें, प्लस का चला जाएगा, तो d अपॉन यू ई बचेगा इक्वल 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये वैल्यू d अपॉन यू ई की वैल्यू हम इस फार्मूला में ला के पुट करेंगे। यहाँ पे ला के पुट करें तो नया फार्मूला हमारा m का बनेगा, m इक्वल माइनस वी ओ अपॉन यू ओ एंड 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारा किस स्थिति में m का फार्मूला बनता है, जब न्यूनतम दूरी स्मॉल d पर बने। और इसी स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी। तो सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई इस स्थिति में आ जाती है वो होती है, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ प्लस यू ई होती है। ये आपका किस कंडीशन के लिए आ गया, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा हो। अब हम लोग इसकी दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन लेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे हम लोग u बराबर, यानी v जब इनफाइनाइट होता है तो u कहाँ होता है, फोकस पर, यानी वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा, फोकस पर रखा जाएगा। इस केस में हम सीधे से m का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास जो फार्मूला आया था माइनस वी ओ बाई यू ओ डी अपॉन यू ई, इसी यू ई के प्लेस पर हम एफ ई को प्लेस करें तो नया फार्मूला बनेगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ
एंड डी अपॉन एफ ई, तो डी अपॉन एफ ई, ये डी अपॉन यू की प्लेस में एफ ई, तो ये आपका नया फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें भी इसकी लंबाई निकालेंगे। इस केस में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ई, ये आपकी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाती है। इसी में हम पढ़ लेते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, रिजोल्यूशन लिमिट है ना, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या होता है, किसी भी वस्तु को, यानी दो वस्तुएं पास पास रखी हों, तो उनकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। किसी दो वस्तुएं जो पास पास रखी हों, उनको अलग अलग देखने की क्षमता, अलग अलग देखने की क्षमता ही सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाता है, और उसके व्युत्क्रम को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। इसका सीधे से फॉर्मूला आपको हम लिख देते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा की विभेदन, अब इसकी परिभाषा हम नहीं लिखे, आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं। विभेदन सीमा ये बराबर हो जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा के, 2 साइन अल्फ़ा, या इसी को हम कह सकते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फ़ा, जहाँ n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, जहाँ n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये जो फॉर्मूला आपका है, ये आपका वायु, ये वायु के लिए सत्य होगा, और जो कोई माध्यम आपको बता दे तो आप वहाँ पर n लगा लेंगे। ये आपके पास फार्मूला बन गया सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। ओके, थैंक यू।